जय हिंद मित्र। हमने एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन किया। पिछले वीडियो में हमने उस टॉपिक में अध्ययन किया था कि एशिया महाद्वीप के बड़े देश कौन से हैं, छोटे देश कौन से हैं, उनकी राजधानियों से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनके संदर्भ में चर्चा की, और कौन सी दो प्रमुख रेखाएं, कौन कौन सी कर्क रेखा और दूसरी कौन सी विषुवत रेखा, यानी जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, उन सबके संदर्भ में चर्चा की। किस देश से गुजरती है, उनसे कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम उनके बारे में चर्चा करें। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं, मरुस्थल के बारे में। देखिए, हम मरुस्थल टॉपिक में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मरुस्थल से देखिए कौन मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, इससे प्रश्न तो बनता ही है, लेकिन और कौन मरुस्थल से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न कभी आपने सोचा है, देखेंगे आप विश्व के मैप में, तब आप वहाँ पर देखेंगे कि अधिकतर मरुस्थल क्या होता है, महाद्वीप भी हो क्या कोई देश है तो पश्चिमी किनारे में ऊपर साइड में पाया जाता है। भारत का ही देख लीजिए, भारत का मरुस्थल राजस्थान एरिया पाया जाता है। राजस्थान एरिया की पश्चिम साइड में थोड़ा सा ऊपर भी है, यानी हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी इस संदर्भ में सोचा है आपने? तो आइए इस संदर्भ में आज हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। फिर यहाँ पे क्या एक बार दो प्रश्न जो पूछा जा चुका, अभी लॉकडाउन के बाद एक प्रश्न पेपर हुआ था, उसमें पूछा जा चुका प्रश्न है, इससे संदर्भ थ्योरी से संबंधित प्रश्न, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखिए, मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। देखिए, इस पृथ्वी के ठीक मध्य में कौन सी रेखा 0 डिग्री गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब हम ऊपर की ओर जाते हैं, हम कहाँ ऊपर की ओर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक 20 डिग्री और इधर 40 डिग्री, यहाँ से 20 डिग्री और 40 डिग्री। ये जो 20 से 40 डिग्री वाला क्षेत्र होता है, यहीं पर सारे मरुस्थल अधिकतर पाए जाते हैं। आप मैप में देखिएगा, आपके पास मैप होगा या आप नहीं है तो गूगल मैप से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे देख सकते हैं आप जितने भी मरुस्थल पाएंगे जाएंगे। एक नहीं, भारत का भी मरुस्थल देखिए, कोई भी मरुस्थल देखिए, गोबी मरुस्थल देखिए जो चीन में पाया जाता है, थार का मरुस्थल देखिए जो राजस्थान में पाया जाता है, अरेबियन मरुस्थल देखिए जो अरब प्रायद्वीप का पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के मरुस्थल देखिए जो आटाकावा मरुस्थल है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी के मध्य पाए जाते हैं। कभी संदर्भ में सोचा कि क्यों यहीं पर पाए जाते हैं, 20 से 40 वाले रीजन में ही क्यों पाए जाते हैं? तो यहाँ पर कौन सा उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है। एक वजह ये भी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब और 20 से 40 डिग्री ऐसे दे रखा था कि अधिकतर मरुस्थल 20 से 40 डिग्री पाए जाते हैं, यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है। 6 से 4 दे रखे हैं, बताना था कौन गलत है, सबको पहले पता होना चाहिए यानी क्यों पाया जाता है। तो 20 से 40 पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है। जब इसके बारे में हमने अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में चर्चा की थी, तो वहाँ पर देखिएगा चर्चा कर रखी है, आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। भारत की प्लेलिस्ट में आप भारत भूगोल करके प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में हमने चर्चा कर रखी थी। देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है, इस कारण यह एक भी कारण है। और क्या पाया जाता है, देखिए, और यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर कहीं भी हो सकती है। और दूसरा हम देखेंगे थार का मरुस्थल जो भारत में पाया जाता है पश्चिमी किनारे में, या किसी महाद्वीप का आटाकामा मरुस्थल देखें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कहाँ पर पाया जाता है, तो पश्चिमी किनारे पर ही पाया जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, हम भारत को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि भारत की चर्चा कर लेंगे, अब महाद्वीप में वही प्रक्रियाएं होती है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आप भारत के रहने वाले तो भारत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसलिए हम भारत को आधार मानकर ही चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, भारत को ही आधार मानकर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप भारत में रहने वाले भारत के बारे में अच्छे से जानते हैं। जब अच्छे जिस संदर्भ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप अच्छे से जानेंगे, उसके बारे में कोई थोड़ा सा भी बताएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हम भारत को ही आधार मानकर ही उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, भारत में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। हमने भी अभी इसी वीडियो में बताया कौन सा मरुस्थल है, तो थार का मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान। देखिए, अगर भारत की बात करें, भारत के मैप की बात करें तो बता लेते हैं इधर छोटा सा, कुछ इस ऐसे पाया जाता है। देखिए, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी बन गया काम तक। देखिए, यहाँ पर पाया जाता है, इसी रीजन में, यहीं पर क्या पाया जाता है, राजस्थान पाया जाता है। अरे इधर क्यों पाया जाता है? देखिए,
जो भारत या जो विश्व में महाद्वीप में हवाएं प्रवेश करती हैं, अधिकतर करके आप किसी भी महाद्वीप में देखिए या किसी भी देश में देखिए, हवाएं किस ओर से प्रवेश करती हैं, तो इस साइड से, यानी पूर्व की दिशा से। महाद्वीप में या देश में कहीं भी क्या होता है, पूर्व से ही हवाएं प्रवेश करती हैं। देखिए जब हवाएं प्रवेश करती हैं तो हवाओं की एक खासियत होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ऊपर की ओर उठती जाएंगी। कहाँ? ऊपर की ओर जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी, और साफ साफ यहीं से निकलते हुए अपना जल गिराती जाएंगी, जल गिराती जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते इनमें जो जल होगा ये खत्म हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, कोई तो देखते होंगे माली वाली जो होता है फुवारा टाइप में ले रखा है, वो क्या करेगा, उसमें जल भरे और जल यहीं से गिराना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे जैसे आगे जाएगा वो जल क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। उसी तरह हवाओं में भी खासियत पाई जाती है, जैसे जैसे हवाएं जाएंगी ये क्या होती है, अपना जल गिराती जाएंगी, और जब जल गिराती जाएंगी तो क्या होगा, उठती जाएंगी। जैसे हम समझें गाँव में देखते हैं बोझा जब उठाया जाता है, बोझा तो क्या होता है, जब ज्यादा वजन होता है, ओ माय गॉड इतना वजन, लेकिन जैसे जैसे उसमें वजन कम होता जाएगा तो हम सीधे होते चलेंगे, उठाकर सर पर रख लेंगे। उसी प्रकार ये भी है, हवाएं क्या है, इधर से जाती हैं, जल गिराती जाएंगी, तो जो नीचे की ओर झुकी रहती हैं वो धीरे 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 ऊपर उठती चली जाती हैं। ये कहाँ पर उठती चली जाती हैं, ऊपर की ओर उठती चली जाती हैं, जिस कारण ये वाला क्षेत्र हर महाद्वीप में, हर देश में ये वाला क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। अब वर्षा कम होगी तो समझ रहे हैं क्या होगा, वर्षा कम होगी तो मरुस्थल का निर्माण होगा, यानी इस साइड क्या पाया जाता है, तो मरुस्थल पाया जाता है। अब हमारी चर्चा करते हैं, आप समझ गए होंगे क्यों महाद्वीपों के पश्चिम में या किसी भी देश के पश्चिमी क्षेत्र में ही मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, हमें पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्र भाई बहन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम एसएससी जीडी की स्पेशल क्लास लाने वाले हैं, स्टैटिक जीके और इतिहास से संबंधित जो भी क्लास होगी, और मैथ से संबंधित भी क्लास लेने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि किसी भी पेपर को आप क्लियर करना है तो पहले उसका पैटर्न क्या है, उसका बेस क्या है, उसका आधार, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये पता कैसे चलेगा, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से। तो हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज को ला रहे हैं, तैयार रहिएगा। 5 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे, एक वीडियो में 8 से 10 प्रश्न करके लेंगे हम, यानी हर सेट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम बहुत ही जल्द, 1 महीने के अंदर, 2 महीने हैं, जनवरी में परीक्षाएं होनी है, तो हम 1 महीने के अंदर दिसंबर में समाप्त कर देंगे जितने भी प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप उन्हीं को आधार मानकर मैथ की तैयारी कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल के बारे में। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं, देखिए पहला जो मरुस्थल आता है इंपॉर्टेंट मरुस्थल कौन सा है, गोबी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। देखिए आप मैप उठाकर देखिए, हम बताते जाएंगे लेकिन आपके पास मैप होना चाहिए, क्योंकि मैप के बिना या याद करने में बहुत कठिनाई रहता है। आपके पास मैप होगा तो आप देखते जाएंगे स्थिति कैसी है, कभी कभी उनकी स्थितियों से संदर्भ में पूछ लिया जाता है। आप देखेंगे चीन के उत्तरी पे क्या पाया जाता है, मंगोलिया देश पाया जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ पर होगा, चीन के ऊपर साइड कौन सी दिशा, उत्तरी, चीन के उत्तरी भाग में। और कहाँ पर, मंगोलिया क्या होता है, मंगोलिया के नीचे, यानी नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिणी, यानी कहाँ पर, और मंगोलिया के दक्षिणी भाग में। कहाँ पर पाया जाता है, मंगोलिया के दक्षिणी भाग में। यानी हम कह सकते हैं कि गोबी के मरुस्थल का विस्तार 2 देशों में पाया जाता है। वो 2 देश कौन से हैं, तो चीन और मंगोलिया। कौन है, चीन और मंगोलिया। अच्छा, हमने चर्चा की यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो नोट करके रखिएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल
पूछा जाए प्रश्न एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा है? गोबी का मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? तो नोट करके रखिएगा, चीन और मंगोलिया में। चीन के किस भाग में? चीन के उत्तरी भाग में और मंगोलिया के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। एशिया का तो सबसे बड़ा है, लेकिन अगर विश्व के संदर्भ में चर्चा करें तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा। कौन सा? विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पर पाया जाता है? तो चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। देखिए जो मरुस्थल है इसमें धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं, और ये धूल भरी आंधियां क्या करती हैं? चाइना के जो राजधानी क्या है, तो कमेंट करके बताइए, चाइना की राजधानी तक पहुंच जाती हैं। ये धूल भरी आंधियां जब आती हैं तो क्या होता है? चाइना की राजधानी क्या है? तो बीजिंग तक पहुंच जाती हैं। बीजिंग तक पहुंचने पर क्या होता है? बीजिंग वाले क्षेत्र को भी रेतीला बनाती जा रही हैं, जिससे इस रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। अब इसी विस्तार को रोकने के लिए चीन ने क्या किया? इस मरुस्थल के चारों ओर वृक्षों की एक दीवार बना दी। वृक्षों को क्या किया? लगातार बहुत सारे वृक्ष लगवा दिए, बहुत 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 ही ज्यादा। जिससे क्या हुआ? अब ये धूल भरी आंधियां जो आती हैं बालू लेकर, वही वृक्षों में उलझ जाती हैं, जैसे केफों में हम सब उलझ जाते हैं, आप भी उलझे होंगे। उसी प्रकार ये धूल भरी आंधियां क्या होता है? वृक्षों में, वृक्ष रूपी जो केस है उनमें उलझ जाती है। सब माया मोह का कमाल है, उसी में उलझ जाती हैं। अब अगले मरुस्थल की बात करें, अगला मरुस्थल कौन सा है? एशिया महाद्वीप का इंपॉर्टेंट मरुस्थल तो चाइना में ही पाया जाता है। कौन सा है? तो टकला मकान। कौन सा? टकला मकान। देखिए चाइना कितना मरुस्थली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विकास हो रहा है, यहाँ पर विकसित देश बन रहा है। विकसित देश नहीं, विकासशील देश है। विकासशील की ओर बढ़ रहा है बहुत ही तेजी के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ की आगे चर्चा करते हैं टकला मकान मरुस्थल के बारे में। यह मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? तो चीन का सिकियांश प्रांत पाया जाता है। कहाँ पर? चीन का सिकियांश प्रांत, सिकियांश प्रांत में पाया जाता है। कहाँ पर? चीन के सिकियांश प्रांत में। और इसकी खासियत क्या है? जो हमने कहा यह एक इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, तो यह विश्व के सबसे बड़े लोएस्ट मैदान का उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान का उदाहरण। विश्व के सबसे बड़े लोएस्ट मैदान का उदाहरण कौन सा है? तो टकला मकान। अब प्रश्न उठता होगा, ये लोएस्ट मैदान क्या होता है? प्रश्न उठना चाहिए, जाहिर सी बात है। लोएस्ट मैदान क्या है? तो ऐसा मैदान जहां पर जो मिट्टियां होती हैं वो उड़कर आती हैं। जैसे हम माने हमारा राजस्थान एरिया जो है, वहां पे बालू उड़कर किसी और राज्य में चले जाएं, वहां पर राजस्थान के जैसे बालू में पाई जाने लगे, जो मैदान बनेगा वो क्या होगा? लोएस्ट मैदान होगा। उसी प्रकार चीन का जो टकला मकान है, मरुस्थल है, ये क्या होता है? कहां पर पाया जाता है? सिकियांश प्रांत में। तो यहाँ पर लोएस्ट मैदान का उदाहरण कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा, कारण क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उड़कर आई है, इस कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान कौन सा है? टकला मकान। आगे बात करते हैं काजिलकुम। देखिए बाकी और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन वहां से देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में हमने चर्चा की। अगला हम बात करते हैं काजिलकुम। किसके बारे में? काजिलकुम के बारे में। देखिए जो यहाँ पे प्रश्न बनता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत तो पूछा ही जाता है, कुछ तो इंपॉर्टेंट है ही, तभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए काजिलकुम का जो शाब्दिक अर्थ होता है लाल रेत।
क्या होता है, लाल रेत होता है। काजिल कुम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लाल रेत। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल, तो काजिल कुम। जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वही अधिकतर करके पूछता है। इसमें देखिए दो प्रमुख नदियां गुजरती हैं। नदियां क्या हम कह सकते हैं, दो नदियों का दो आब है। कौन कौन, आमू दरिया और सीर दरिया। कहां पर स्थित है, यह आमू दरिया और सीर दरिया के दो आब में स्थित है, आब में स्थित है। अब प्रश्न ये उठता है, ये दो आब क्या होता है, दो नदियों के बीच का स्थान जो स्थल खंड हो वो क्या कहलाता है, दो आब कहलाता है। मान जैसे एक नदी इधर से गुजरी, एक नदी उधर से गुजरी और आके यहाँ पर मिल गई। यहाँ पर क्या होता है, जमीन पाई जाती है, यानी स्थल खंड पाया जाता है। तो इस स्थल खंड को क्या कहेंगे, दो आब क्षेत्र। जैसे आप सुनते आए होंगे गंगा और यमुना का दो आब। देखिए जो दो आब होता है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। जैसे गंगा यमुना का आब देखेंगे, यहाँ पर कितनी नगदी फसलें होती हैं जिससे व्यापार करके पैसे कमाया जाता है। तो दो आब क्षेत्र काफी ज्यादा उपजाऊ होता है। आगे बात करते हैं काराकुम मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल। देखिए काराकुम मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है, तो काली रेत। क्या होता है अर्थ, तो अर्थ की बात करेंगे तो काली रेत होता है। या कहां पर पाई जाती है, तुर्कमेनिस्तान में। कहां पर, तुर्कमेनिस्तान में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लगभग 10 वर्षों में, औसतन 10 वर्षों में एक बार वर्षा होती है। कहां पर, इस काराकुम मरुस्थल में। कहां पर पाया जाता है, तुर्कमेनिस्तान। जल्दी से बताइए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या होगी, जल्दी कमेंट करके बताइए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। आगे चर्चा करते हैं तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, तब तो आप कमेंट करके बताइए। आगे चर्चा करते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशखाबाद। क्या होती है, एशखाबाद। आगे बात करते हैं थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल। इस संदर्भ में चर्चा करते हैं थार के मरुस्थल के बारे में। कहां पर पाया जाता है थार का मरुस्थल, तो आप लोग जल्दी से बताइए। भारत की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर पाया जाता है, भारत में, और कहां पर, पाकिस्तान में इसका विस्तार है। भारत के राजस्थान, पाक के पंजाब प्रांत में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। कहां पर, थार का मरुस्थल। या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, दस्ते लूट और दस्ते कबीर। दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर। क्या है, दस्ते लूट, दस्ते कबीर। क्या है, जल्दी बताइए। दस्ते लूट, दस्ते कबीर कहां पर पाया जाता है, तो ईरान में पाया जाता है। इसका विस्तार कहां पर है, तो इसका विस्तार ईरान में है। देखिए इसका विस्तार कहां पर है, तो ईरान में है। याद रखिएगा, विस्तार कहां, तो ईरान में। कहां पर, ईरान में। और यहां पर जो हवाएं चलती हैं, ईरान में जो ये मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ पर हवाएं चलती हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इस मरुस्थल में चलने वाली हवाओं को सुमस्टन की हवा कहते हैं। हवा कहते हैं, या
120 दिन की हवा भी कहा जाता है। इन्हीं हवाओं को क्या कहते हैं? 120 दिन की हवा भी कहते हैं। समस्टन की हवा या 120 दिन की हवा। जैसे अभी आप पेट का पेपर दिए होंगे 16 को, हाँ, सेकेंड शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था गर्मियों के समय में भारत में जो हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी को पता होगा। लू कहा जाता है उनको। उसी प्रकार ये हवा जो यहाँ पर चलती है, कहाँ पर? तो दस्ते लूट और दस्ते कबीर मरुस्थल में, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इनको समस्टन की हवा कहते हैं या 120 दिन की हवा कहा जाता है। कौन सी हवा? समस्टन की हवा या 120 दिन की हवा कहते हैं। आगे चर्चा करते हैं। अगला मरुस्थल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि पेपर में अधिकतर करके पूछा जाता है, कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं? यहाँ से पूछा जाता है अरेबियन मरुस्थल। देखिए इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार सबसे बड़े प्रायद्वीप, कौन है सबसे बड़ा प्रायद्वीप? जल्दी से कमेंट करके बताइए, तब तक हम चर्चा करते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। आइए, प्रायद्वीप किसे कहते हैं इस संदर्भ में देखिए। आप कई बार सुनते आए होंगे प्रायद्वीपीय भारत। देखिए क्या होता है, कोई स्थल खंड हो, ये स्थल खंड 3 ओर से वाटर से घिरा हो, यानी 3 ओर से जल से घिरा हो, तो इस स्थल खंड को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। तो अरेबियन मरुस्थल का विस्तार विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप में पाया जाता है। इसका विस्तार विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप में है। विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? सऊदी अरब, ओमान, यूएई और क्या कहते हैं, यमन, ऐसे देश आ जाते हैं। ये सब, कतर, कुवैत, ये भी आते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत नाफूद, हमद, रब अल खतर, ऐसे करके मरुस्थल छोटे छोटे पाए जाते हैं। इसी के अंतर्गत आते हैं अरेबियन प्रायद्वीप के। ये थे एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। अभी काफी टॉपिक बचे हुए हैं, नदियां बची हुई हैं, और जलसंधि या जलडमरू मध्य जिसे कहते हैं वो भी बचा हुआ, काफी टॉपिक बचे हुए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो अपने मित्र भाई बहन में जल्दी से शेयर करिए, क्योंकि ग्रुप डी की क्लासेस इसी पर आने वाली हैं। जल्दी से प्रीवियस ईयर के पेपर इसी पर सॉल्व कराए जाने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए पिछले वर्ष का पैटर्न क्या था, उसी पैटर्न पर हर वर्ष पेपर आता है। तो सबसे पहले हमें पैटर्न पता करना होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्लासेस आते हैं, 2 क्लासेस हम लेकर आएंगे। एक स्टैटिक जीके, इतिहास भूगोल, जिसमें सभी मिक्स होंगे, और दूसरा हम प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन लेकर आएंगे, उनको सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।